जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर की आग पूरे देश भर में देखी जा रही है। हर कोई इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी की अपील हो रही है कि इस हिंसा को शांत करवाया जाए। जिन दो समुदाय में यहाँ पर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है, इन हिंसा को शांत करवाते हुए उनकी मांगों को मांगा जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर कई खुलासे होते हैं। कुकी और मैत समुदाय में जो हिंसा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों की वजह से हो रहा है। और ये वो घुसपैठिए हैं जो यहाँ पर किसी समुदाय में तो आ चुके हैं, उस समुदाय को अपना तो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे के समुदाय के ऊपर विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मणिपुर का माहौल बिल्कुल अशांत हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जो हिंसा यहाँ पर शांत नहीं हो रही है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्योंकि यहाँ पर जब मणिपुर जल रहा है तो हमारे देश के ये तमाम मंत्री किसी और राज्य में चुनावी एजेंडा साधने के लिए देखे जा रहे हैं। अब इसी मणिपुर की आग को उठाते हुए यहाँ पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं। कैसे देश को बांटने का काम, देश को तोड़ने का काम, देश को जलाने का काम कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसकी सच्चाई बताते हुए कन्हैया कुमार बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ यहाँ पर कन्हैया कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि PFI के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और RSS की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है, उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर
आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है। अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरीर है तो एनएसवाई और यूथ कांग्रेस को दोनों हाथ बनना पड़ेगा। यह बात हम लोगों को समझना होगा। जब तक इस देश का फर्स्ट टाइम वोटर जिसके मैसेज में, जिसके स्नैपचैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके व्हाट्सएप पे झूठ परोस करके, मिस इन्फॉर्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया। यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारत का बुनियाद है इंडिया, और वो जो इंडिया है वो इंडिया एक सोच है, और वो सोच को हमको एक एक कार्यकर्ता को अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने रखें तो किस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने का मिलता है। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे। ऐसे नहीं होगा। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। ये गांधीवादी तरीका है। 100 समस्याएं होंगी, 100 समस्याएं होंगी, 1000 समस्याएं होंगी। बतौर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तभी मजबूत हो सकता है जब यूथ कांग्रेस और एनएसवाई मजबूत होगा। इस बात का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और वो मजबूती कैसे होगी? वो मजबूती ऐसे होगी, गांधीवादी तरीके से होगी कि हम एक समस्या को उठाएंगे, लगातार आंदोलन करेंगे, और जब तक सरकार और प्रशासन को झुका ना दें, अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आंदोलन जीतते हैं, जब आप संघर्ष को जीतते हैं, तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद लोगों को इस देश के इतिहास को दोबारा जाकर के देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। अभी कलाकार ने आजादी की बात की, हाथों की आजादी की बात की, देश की आजादी की बात की, तो एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को गर्व से यह बात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी। इस बात को हमको याद रखना है। और अगर हमने इसका संकल्प लिया है तो मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, खास करके जो हमारी महिलाएं यहां पे बैठी हुई हैं। जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गया है। उसके बाद श्रीमती गांधी बिहार गई थी, जहां से मैं आता हूं। वहां पे एक नरसंहार हुआ था और श्रीमती गांधी हाथी पे बैठ करके गई थी शोषितों से मिलने के लिए, उन नरसंहार के जो पीड़ित थे उन परिवारों से मिलने के लिए। और उनके साथ हाथी पे बैठी हुई एक महिला थी, जिस महिला का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसीलिए हम कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा कि कारगिल युद्ध में जिसने यहाँ पर कारगिल युद्ध लड़ा था, उसने अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। वो उसका दुख वो खुद बताते हुए नजर आते हैं। इसकी सच्चाई को यहाँ पर जब कन्हैया कुमार दिखाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बावजूद अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते, मणिपुर नहीं पहुँचते। इसलिए यहाँ पर सीधे तौर पर कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना
निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें सीधे तौर पर सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में अब जागने का समय आ चुका है और जागते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सही से वोट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब जो देश की स्थिति हो चुकी है वो कहीं ना कहीं डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।